हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीजे में। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि रिस्क एनालिसिस करना क्यों होता है, मींस इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम रिस्क एनालिसिस को कर सकते हैं, इसके अलावा रिस्क मिटिगेशन या रिस्क कंट्रोल क्या है और कैसे इसको कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा आपको इस टॉपिक पे स्टडी मटेरियल ई बुक चाहिए तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इजीली इसको ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हमारे रिस्क एनालिसिस के ऊपर एक्सेल फॉर्मेट चाहिए तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें रिस्क एनालिसिस करना होता है। तो फ्रेंड्स बात करें आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड की, तो इसमें क्लोज नंबर 6.1 ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। ये जो रिस्क अपॉर्चुनिटी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अगेन हम बात करें आईएसओ 14001 की, तो वो भी 6.1 क्लोज यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है जो कि एनवायरमेंट से रिलेट करते हैं। मींस एनवायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन को करनी है। नेक्स्ट बात करें आईएसओ 45001 की, तो यहाँ पे 6.1.2 क्लोज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आईएटीएफ 16949 स्टैंडर्ड की, तो वो ये कहता है क्लोज नंबर 6.1 से लेकर 8.5 के बीच में नंबर्स ऑफ टाइम्स रिस्क एनालिसिस की बात कर रहा है यहाँ पे आईएटीएफ। और वो ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमोटिव रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। इसके लिए हम एफएमई यूज कर सकते हैं, कंटीजेंसी प्लान को हमें यूज करना है। इस तरह से डीएफएमई या पीएफएमई हम इनको यूज करके रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो रिस्क है, इसका मतलब होता है कि कोई भी इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो अपने डिफाइंड आउटकम से या डिफाइंड आउटपुट से वो डेविएट हो जाए। मीन्स अगर कुछ भी हमने एक्टिविटी डिफाइन की है, ठीक है, तो उस एक्टिविटी का जो आउटपुट है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसे डेविएट हो जाए, मल्टीप्लाई बाय कितना उसका इंपैक्ट होगा। ये रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। मीन्स रिस्क क्या है, अकरेंस ऑफ रिस्क मल्टीप्लाई बाय सेवर्टी ऑफ द रिस्क। ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स बात करें, जो रिस्क है हमेशा नेगेटिव नहीं होते, कई बार पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जब रिस्क पॉजिटिव हो जाए तो उसे हम अपॉर्चुनिटी का नाम कहते हैं या नाम देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ की एस्पेक्ट्स है जो कि रिस्क एनालिसिस में यूज होते हैं, जैसे कि अनसर्टेनिटी, जिसको हम रिस्क भी बोलते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है कि कुछ भी हमने डिफाइन किया हुआ है, सर्टेनिटी है इसमें, लेकिन कुछ भी अनसर्टेन हो जाए, मीन्स अपने आउटकम से डेविएट हो जाए, उसे हम रिस्क कहेंगे। क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। डेविएशन फ्रॉम द आउटपुट, ये हमारा अनसर्टेनिटी बोलेंगे इसको। इसके अलावा बात करें लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड क्या होता है, मेनली इसको अक्रेंस भी बोलते हैं। मीन्स चांस क्या है या प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो इवेंट है वो अनसर्टेन हो जाए। मीन्स हमने डिफाइन किया हुआ है एक प्रोसेस को, वो प्रोसेस ना हो या डेविएट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको हम अक्रेंस का नाम देंगे। अच्छा, ये जो डेविएट हुआ, इससे कितना इंपैक्ट आएगा, उसको हम सेवरिटी का नाम देंगे। मीन्स द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इफ द इवेंट डज नॉट हैपन या अनसर्टेनिटी विल हैपन। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना है, उसको हम सेवरिटी बोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हम रिस्क एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक फॉर्मेट है जिसको हम समझेंगे, और ये इसका फॉर्मेट का आपको अगर एक्सेल सीट चाहिए तो उसको जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमें लगाना है अपने कंपनी का लोगो। ठीक है। नंबर 2 में हमें डिफाइन करना है कि रिस्क एनालिसिस हम किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये स्टोर के लिए किया है तो यहाँ पे स्टोर लिख दिया। फिर
हमने किस डेट में इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया। हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 लिख दिया। ये जो लास्ट डेट ऑफ रिव्यू है ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है रिवीजन डेट के साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस दिन हम रिव्यू कर रहे हैं उस दिन हमें रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो उस कंडीशन में रिवीजन डेट तो चेंज नहीं होगी लेकिन रिव्यू डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखना है हमें नेक्स्ट ड्यू डेट कि हमें इस रिस्क एनालिसिस को नेक्स्ट कब रिव्यू करना है। हमने अगर फ्रीक्वेंसी 6 मंथ की डिफाइन की हुई है तो हमें नेक्स्ट जो इस रिस्क एनालिसिस को रिव्यू करना है वो करना है 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं, सीरियल नंबर पे। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट नंबर, रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट लिखनी है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सेम रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट जब हम चेंज करेंगे जब अगर हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ रिवाइज करते हैं, ना कि रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट नंबर लिखा है D.str-D01 मीन्स डॉक्यूमेंट है स्टोर का 01, इसका हमने नंबरिंग दी है। आप अपना जो कंपनी का प्रोसीजर है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे रिवीजन नंबर दिया है 00 क्योंकि अभी तक जब हमने बनाया था लास्ट उसके बाद से कोई रिवाइज नहीं हुआ, और रिवीजन डेट दिया हमने 1 अक्टूबर 2024 क्योंकि ये लास्ट हमने इस डेट में ही रिवाइज किया था इस डॉक्यूमेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें नंबर 4 पे हमें लिखना है सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर जो है यूनिक रहेगा हर रिस्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें लिखना है प्रोसेस, एक्टिविटी या ऑपरेशन का नाम कि हम किस प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर में मटेरियल इशुएंस हम करते हैं उसके लिए हम रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आता है रेफरेंस प्रोसीजर। यहाँ पे हमें प्रोसीजर का नाम और नंबर लिखना है कि वो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है किस पर्टिकुलर प्रोसीजर से रिलेट करती है। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि हमारा एक प्रोसीजर है PR-STR-01 और ये स्टोर मैनेजमेंट का प्रोसीजर है तो हमने यहाँ पे उसका रेफरेंस डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। यहाँ पे हमें डिफाइन करना है रिस्क का डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब रिस्क कौन सा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात करें, हमने यहाँ पे लिखा है फीफो रूल वायलेशन, ये एक रिस्क है। या फिर विदाउट इंस्पेक्टेड मटेरियल जो है इशू कर दिया हमने प्रोडक्शन में, वो भी एक रिस्क है, तो वो हम यहाँ पे रिस्क का में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आता है कॉज ऑफ रिस्क। कॉज ऑफ रिस्क में हमें लिखना है कि उस पर्टिकुलर जो रिस्क हमने लिखा था उसका क्या कारण है या क्या कारण हो सकता है जिसके कारण वो रिस्क प्रोड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फीफो रूल वायलेशन का जो कारण ये हो सकता है कि जो हमारा फीफो प्रोसेस है वो मैनुअल प्रोसेस है तो इसमें गलती होने के चांसेस हैं। या फिर विदाउट इंस्पेक्टेड मटेरियल इशू होने का कारण हो सकता है कि जो अनेबल टू आइडेंटिफाई द इंस्पेक्शन स्टेटस, कि हमें इंस्पेक्शन स्टेटस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये विदाउट इंस्पेक्टेड मटेरियल इशू हो सकता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कोज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। यहाँ पे हमें ये लिखना है कि उस पर्टिकुलर रिस्क से क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस भी हो सकता है, सेम प्रोसेस भी हो सकता है या कस्टमर भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे उसका इम्पैक्ट लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने फीफो रूल वायलेशन का जो रिस्क था इसका इम्पैक्ट हमने क्या लिखा कि जो ओल्ड लोड का जो मटेरियल है वो एक्सपायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने न्यू लोड का मटेरियल यूज कर लिया तो और वो ओल्ड लोड का मटेरियल बच गया और एक्सपायर हो गया तो वो हमें ऑब्सोलीट करना पड़ेगा, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, तो ये इसका इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या होगा? एग्जिस्टिंग कंट्रोल में हमारे जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या हमने एग्जिस्टिंग कंट्रोल लगा रखा है। जैसे कि हम फीफो टैग यूज कर रहे हैं जिससे कि फीफो जो प्रोसेस है वो फॉलो हो। ठीक है, तो ये हमने फीफो टैग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नंबर 6 में। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 में। यहाँ पे हमें सेवर्टी की रेटिंग, अक्रेंस की रेटिंग और रिस्क लेवल को यहाँ पे लिखना है। जो सेवर्टी की रेटिंग और अक्रेंस की रेटिंग है वो 1 to 5 के बीच में नंबर को हमें लेना है, और 1 कब लेना है और 5 कब लेना है इसके लिए नीचे टेबल दी हुई है रेटिंग क्राइटेरिया में, वहां से आप इसको देख सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। सेवर्टी मीन्स क्या इम्पैक्ट है उसका हमें नंबर डालना है। अकरेंस मीन्स क्या लाइक्लीहुड है रिस्क का, उसका हमें यहाँ पे नंबर डालना है। ठीक है, अब जब हमने सेवर्टी का रेटिंग डाल दिया, अकरेंस का रेटिंग निकाल दिया, ठीक है वो डाल दिया, तो उस सेवर्टी और अकरेंस के रेस्पेक्ट में क्या रिस्क लेवल है, अगेन हमें नीचे रेटिंग क्राइटेरिया है उसको देखना है। इसमें ग्रीन, येलो या रेड जो भी कलर आएगा उसके हिसाब से RYG में हमें यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बात करें
कि हमारा जो सेवर्टी है 3 है, अक्रेंस 3 है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे जो रिस्क लेवल है वो येलो हो जाएगा, तो बाई लिख दिया हमने। या सेवर्टी 4 है, अक्रेंस 3 है, तो अगेन यहाँ पे येलो हो गया, तो हमने रिस्क लेवल येलो लिख दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेड एक्शन नंबर 8 पे। रिकमेंडेड एक्शन में हमें यहाँ पे एक्शन डिफाइन करना है, वो उस केस में करना है, मैंडेटरी है कि अगर हमारा यहाँ पे जो रिस्क है रेड है ना, और अगर हमारा रिस्क लेवल आता है तो यहाँ मैंडेटरी है कि हमें रिकमेंडेड एक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, अगर वाई आता है या येलो आता है, इसका मतलब है कि मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इस पे एक्शन लें। ठीक है, और अगर जी है या ग्रीन है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको रिस्क के ऊपर काम करना है या नहीं करना है, लेकिन इस पे कोई ना ही रिकमेंडेशन है ना ही ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिकमेंडेड एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जब आप रिकमेंडेड एक्शन लिखेंगे तो वो जो एक्शन है कौन करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका नाम आ जाएगा, कब तक करेगा वो टारगेट डेट में उसका आ जाएगा, और स्टेटस क्या है कि वो एक्शन ले लिया या अभी पेंडिंग है, वो यहाँ पे ओपन या क्लोज यहाँ पे लिख देंगे स्टेटस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 9 पे, यहाँ पे हमें एक्शन का रिजल्ट लिखना है। एक्शन का रिजल्ट कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले सेवर्टी थी 3, अक्रेंस था 3, इस पे हमने रिकमेंडेड एक्शन डिफाइन किया और वो रिकमेंडेड एक्शन कंप्लीट भी हो गया। तो क्या उस एक्शन लेने से जो हमारा रिस्क लेवल पहले येलो था, क्या वो ग्रीन में चेंज हुआ क्या? वो हमें देखना रहेगा। तो यहाँ पे सेवर्टी सेम रहेगी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अगर अक्रेंस पे, तो सेवर्टी हमने सेम कर दिया 3। अक्रेंस पे हमने यहाँ पे सैप कंट्रोल लगाया था फीफो के लिए, तो इससे जो अक्रेंस है फीफो रूल वायलेशन का, वो 3 से 1 में चेंज हो गया अक्रेंस की रेटिंग। तो इस तरह से सेवर्टी होगी 3, अक्रेंस हो गया 1, तो हमारा रिस्क लेवल आ गया ग्रीन जी। तो इस तरह से हमने अपने रिस्क को मिटिगेट कर दिया फ्रॉम येलो टू ग्रीन। ठीक है, और रिमार्क में हम ये लिखेंगे कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, मींस हमारा रिस्क लेवल कम हुआ या नहीं हुआ। अगर वो ग्रीन आ गया तो हमें एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिस्क एनालिसिस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रेटिंग क्राइटेरिया को एक बार देख लेते हैं। रेटिंग क्राइटेरिया में सेवर्टी की रेटिंग दी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, 1 to 5 की रेटिंग है। 1 जो है इसका मतलब है कि कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, और 5 का जो मतलब है वो है कैटास्ट्रोफिक इसका इम्पैक्ट है। सेम अक्रेंस में बात करें तो यहाँ पे अगेन 1 to 5 की रेटिंग दी हुई है। 1 का मतलब है कि नॉट लाइटली अक्रेंस है, मीन्स रिस्क नॉर्मली कभी नहीं होता। ठीक है, 5 का मतलब है वेरी लाइकली, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें रिस्क लेवल की, तो रिस्क लेवल में यहाँ पे RYG है, मींस रेड येलो ग्रीन। तो किस सेवर्टी के रेस्पेक्ट में, कौन सी अक्रेंस के रेस्पेक्ट में कौन सा रिस्क लेवल आ रहा है, वो यहाँ पे ग्रीन येलो रेड में हम देख सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर एक्शन में यहाँ पे अब डिफाइन किया हुआ है सेम, कि अगर ग्रीन है तो इस पे हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, येलो है तो इसमें एक्शन लेने की मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है, और अगर रेड है तो हमें यहाँ पे एक्शन लेना मैंडेटरी है। तो इस तरह से ये हमारा रेटिंग क्राइटेरिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन हिस्ट्री में। रिवीजन हिस्ट्री में हमें यहाँ पे रिवीजन नंबर लिखना है। रिवीजन नंबर की मतलब कब आपने इस डॉक्यूमेंट को रिवाइज किया उसका नंबर। फॉर एग्जांपल हमने इनिशियल रिलीज किया तो 00 हो गया, फिर नेक्स्ट रिवाइज करेंगे तो 01 हो गया। इस तरह से हमें यहाँ पे रिवीजन नंबर लिखना है नंबर 11 में। उसके बाद रिवीजन डेट के अंदर डेट लिखनी है कि किस डेट में हमने वो रिवाइज किया। ठीक है, रिवीजन हिस्ट्री में लिखना है कि किस कारण रिवाइज किया और क्या चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल 00 रिवीजन नंबर था और उसमें हिस्ट्री के अंदर लिख दिया कि ये इनिशियल रिलीज है, कि हमने कोई चेंज नहीं किया, ये इनिशियली हमने रिलीज किया है। रिवाइज्ड बाय में आएगा बंदे का नाम कि किसने इसको रिवाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12 में आता है प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है जो कि इसको अप्रूव कर रहा है या बना रहा है या चेक कर रहा है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे नंबर 12 में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिस्क एनालिसिस जो मेथोलॉजी है हम यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं फॉर द रिस्क एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क मिटिगेशन या रिस्क कंट्रोल। रिस्क मिटिगेशन क्या है?
जो हमने ऑलरेडी देखा था पहले कि हमने कैसे रिस्क को रिड्यूस करें, मीन्स कैसे हम रेड को ग्रीन स्टेटस में चेंज करें रिस्क लेवल को, या येलो स्टेटस को ग्रीन स्टेटस में चेंज करें, तो इसे हम रिस्क मिटिगेशन कहेंगे। तो रिस्क मिटिगेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं या तो लाइक्लीहुड को या फिर उसके इम्पैक्ट को। ठीक है, इसके अंदर एक हिरार्की आती है रिस्क लेवल के अंदर कि रिस्क कंट्रोल के अंदर कि कैसे हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एलिमिनेशन। यहाँ पे हमें अपने रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने हैजार्डस केमिकल यूज करते हैं प्रोसेस में, उसको हमने रिमूव कर दिया अपने प्रोसेस से, तो ये हो गया एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पे हम रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन सब्स्टिट्यूट करते हैं विद द लोअर रिस्क। हाई रिस्क को लोअर रिस्क से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सॉल्वेंट पेंट को जो पहले यूज करते थे जो कि हैजार्डस होता था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया वाटर बेस्ड पेंट से, तो उससे क्या होगा कि जो रिस्क है वो कम हो गया। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, कि यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ हम इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के, कुछ मशीन गार्ड लगा के हम रिस्क को मिनिमम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यहाँ पे अगर लेवल 1 2 3 पॉसिबल नहीं है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे जाएंगे। यहाँ पे हम बंदों को ट्रेनिंग देंगे या एसओपी बनाएंगे कि ये रिस्क है आपके प्रोसेस में, इसको आपको जानना है और इस जानने के बाद उस पे आपको जो काम करने का तरीका है उसको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीपीई कंट्रोल, जिसको हम लेवल 5 कहते हैं, जो कि लीस्ट प्रिफरेबल है मेनली। ठीक है, यहाँ पे हम कहें कि अगर लेवल 1 टू लेवल 3 तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और लेवल 4 हमने एक लेवल तक कर दिया है, तो लेवल 5 में हम कुछ पीपीज देके, जैसे कि ग्लव्स हो गया, गोगल्स हो गया, हेलमेट दे दिया, जिससे कि जो है उस पर्टिकुलर रिस्क में कोई इम्पैक्ट ना आए गलत, उसको कम करने के लिए रिस्क को हम यहाँ पे लेवल 5 यूज करते हैं। तो इस तरह से हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो पर कमेंट दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसके बारे में सीख सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे जो आने वाली वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।